हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 जून 2024 का करंट अफेयर्स। दिस इज आवर टीम और ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आज ढेर सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे जो कि रेलेवेंट न्यूज़पेपर से रेलेवेंट आर्टिकल्स है। और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है G7 लीडर्स एड्रेस माइग्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका। G7 लीडर्स जो है माइग्रेशन का प्रॉब्लम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पे? अफ्रीका में। G7 क्या है और ये माइग्रेशन से रिलेटेड न्यूज क्या है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो G7 का समिट कहाँ हो रहा है? इटली के पुगलिया रीजन में हो रहा है। इटली के पुगलिया रीजन में, पुगलिया रीजन क्या है? इटली का एक इलाका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुगलिया रीजन बोलते हैं। G7 कैसी कंट्रीज हैं? वर्ल्ड की इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, जो इनिशियली क्या हो गई थी? इंडस्ट्रियलाइज हो गई थी। मेनली यूरोपियन कंट्रीज है। यूरोपियन कंट्रीज के अलावा वहां पे आपको जापान भी दिखेगा। यूरोपियन कंट्रीज के अलावा वहां पे आपको कनाडा भी दिखेगा। यूरोपियन कंट्रीज के अलावा वहां वहां आपको यूएस भी दिखेगा। और फोर कंट्रीज जो आपको दिखेंगी वो कैसे दिखेंगी? यूरोपियन कंट्रीज दिखेंगी। तो यूरोप में माइग्रेशन या फिर यूएसए में भी माइग्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यूरोप जो है, यूरोप के नीचे क्या है? मेडिटेरेनियन सी है। और मेडिटेरेनियन सी के नीचे क्या है? अफ्रीकन रीजन आता है ना। और इधर भी जो रीजन आता है वो सीरिया वीरिया के रीजन आते हैं। तो अफ्रीका से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं थ्रू मेडिटेरियन सी। और वो इलीगली माइग्रेट भी करते हैं, लीगली भी कर रहे होते हैं, और जाते हैं कहाँ पे? यूरोप में। तो यूरोप में प्रेशर बढ़ते जा रहा है। यूरोप में माइग्रेंट क्राइसिस एक तरह से बढ़ते जा रहा है। उसको रोकने के ऊपर, उसको कम करने के ऊपर इसमें G7 समिट में बातचीत चल रही है। और क्या बातचीत चल रही है? यूक्रेन को और ज्यादा सपोर्ट करने की बात, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात। क्योंकि यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है ना। तो उसमें यूक्रेन को फेवर कर रहे हैं कौन? यूएस और यूरोप। आप तो 2 साल से देख ही रहे हो कन्फ्लिक्ट इन गाजा। गाजा और इजराइल आर्मी के बीच, गाजा में जो हमास है और इजराइल के जो आर्मी है, वहां पे जो भी ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट्स हो रहे हैं वॉर की वजह से, उस पर डिस्कशन हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिस्कशन होना, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस बार क्लाइमेट चेंज को लेके। क्लाइमेट चेंज हमेशा से ही पिछले कई सालों से एक बड़ा इशू बन के उभरता जा रहा है और हर साल इसका चैलेंज बढ़ता ही जा रहा है। China's economic policies, assessing industrial strategy and economic security। इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी को एसेस करेंगे और इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे फोकस करेंगे। बात करते हैं इटालियन लीडरशिप एंड माइग्रेशन पॉलिसीज पे। इटली होस्टिंग द समिट एंड सिचुएटेड एज मेजर एंट्री पॉइंट इनटू द यूरोपियन यूनियन फॉर माइग्रेंट फ्रॉम अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड एशिया। तो यूरोप जो है, यूरोप में खासकर इटली जो है वो एक मेजर एंट्री पॉइंट बन गया है। किसके लिए? जो भी माइग्रेंट आते हैं अफ्रीका से या मिडिल ईस्ट से आते हैं या एशिया से भी आ रहे होते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट और ज्यादा कर दो। माइग्रेशन किस वजह से होता है? लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? वाई पीपल माइग्रेट? पीपल माइग्रेट बिकॉज ऑफ द फ्यू रीजन। क्या रीजन है पीपल के माइग्रेट करने का? माइग्रेट करने का रीजन जो है, लोगों के माइग्रेट करने का रीजन है वो ये है कि या तो पुश फैक्टर हो रहा है, मतलब जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे कोई फैक्टर उनको पुश कर रहा है कि यहाँ मत रहो, दूर जाओ। पुश फैक्टर में क्या होता है? जनरली जान पे खतरा हो रहा होता है ना। बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीजें, एजुकेशन नहीं है, ये सब चीजें पुश फैक्टर का काम करती है। और पुल फैक्टर का काम मतलब कोई दूसरा प्लेस जो है उसको बुला रहा है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। मतलब जहां रह रहे हैं वो ठीक रह रहा है, बट कोई दूसरा प्लेस उनको और ज्यादा अच्छा लाइफ कंडीशन, लिविंग कंडीशन देख के बुला रहा है। तो अगर पुश फैक्टर है, जैसे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एजुकेशन की कमी है, हेल्थ की कमी है, तो वहां पे अगर हम लोग क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट करके उस माइग्रेशन को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। उस पे इटली ने किस प्लान की बात की है? मैटेई प्लान की बात की है। मैटेई प्लान क्या बोलता है? एक कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी है जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए बात करता है। कहाँ पे? अफ्रीका में। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो पुश फैक्टर यहाँ से कम होगा और माइग्रेशन जो होगा वो भी कम होगा, जो कि कहाँ पे होता है? यूरोप में। अब आप मैप में क्लियरली देख सकते हो। देखो ये वाला जो प्लेस है, ये वाला प्लेस क्या है? इटली है ना, इटली। और इटली में ये आप देख रहे हो लीबिया, इजिप्ट, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ से जो भी मेडिटेरेनियन से होके लोग डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं?
इटली चले जाते हैं और वहां से फिर यूरोप और बाकी यूरोप के पार्ट में फैलते जाते हैं। इटली में ये वाला रीजन जो है, जो कि पोर्ट रीजन ही है, वो उस रीजन को क्या बोलते हैं, पुगलिया रीजन बोलते हैं। तो ये रीजन आपके समझने के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। G7 का बेसिक जो है आपको बताया कि जो वर्ल्ड की एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइज नेशन में एक तो यूएस हो ही जाएगा, है ना। एशिया से कौन सा नेशन हो जाएगा, इटली हो जाएगा। और कौन सा, कनाडा हो जाएगा यूएस के ऊपर। चार नेशन कहाँ से मिलेंगे आपको, फोर नेशन मिलेंगे यूरोप से, जो कि फ्रांस है, इटली खुद है जहाँ पे हो रहा है, जर्मनी है और यूके। G7 जब बना था तो ओरिजिनली ये G6 था, बाद में उसमें कनाडा इन्वॉल्व हो गया 1976 में, तो G7 बन गया। G8 भी हुआ था, रशिया भी इंक्लूड किया गया था, बट बाद में रशिया को हटा दिया गया क्योंकि रशिया ने यूक्रेन से उसका क्रीमिया छीन लिया था 2014 में। तो ऐसे ही करके G7 का समिट चलता रहता है। वो ट्रेड पे बात करता है, फाइनेंस पे बात करता है, क्लाइमेट चेंज पे बात करता है, डेवलपमेंट पे बात करता है, ग्लोबल सिक्योरिटी के चैलेंजेस पे बात करता है। और इसका समिट इस साल कहाँ हो रहा है, इटली में। और टाइमिंग क्या है, 13 से 15 जून है। ग्लोबल इश्यूज पे बात करता है। सेकंड टॉपिक अगेन G7 से रिलेटेड है। सेकंड टॉपिक बात करता है, मोदी जी बात कर रहे हैं एंडिंग टेक्नोलॉजी मोनोपोली। मोनोपोली आप समझते हो ना, किसी भी चीज पे किसी एक का कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली। मोनो का मतलब होता है वन, वन सिंगल। जैसे मान लो कहीं पे किसी भी चीज में सिर्फ एक इंडस्ट्री है या सिर्फ एक कंपनी है। फॉर एग्जांपल मान लो पेन बनाना है ना, पेन बनाने वाली सिर्फ एक कंपनी है, एक कंपनी ही पेन बना रही है, तो उसका मोनोपोली हो जाएगा। जो प्राइस वो डिसाइड करेगी, लोगों को वही प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। जितना खराब क्वालिटी वो देगी, लोगों को वही क्वालिटी खरीदनी पड़ेगी। तो मोनोपोली ऐसे बन जाता है। क्या बन जाता है, मोनोपोली। मोनोपोली को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो मोदी जी बात कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टेक्नोलॉजी पे मोनोपोली बन गया है। और मोनोपोली किसका बना है, अलग अलग जगह से अलग अलग कंट्रीज का मोनोपोलीज बना हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। द आर्टिकल डिस्कसेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस एट द G7 आउटरीच सेशन इन Bari, Italy. Modi emphasized the need to end technology monopolies, particularly in AI, to create an inclusive society. सोसाइटी कैसा हो, इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करे। ऐसा नहीं हो कि किसी एक सेगमेंट को एक्सक्लूड कर दे, या फिर किसी एक कंट्रीज को, बहुत सारे कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्री को इंक्लूड कर दे, और एआई कौन यूज करे, यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री यूज करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। G7 के मीटिंग में मोदी जी ने ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को रखा। मोदी जी ने बताया कि ग्लोबल साउथ जो है बहुत ज्यादा टेंशन में है, अनसर्टिनिटीज में रहता है, क्योंकि ग्लोब भी अनसर्टिनिटीज में है। हमास इसराइल का क्या होगा, हमास और इसराइल कन्फ्लिक्ट के अलावा रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का क्या होगा, इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ग्लोबल साउथ के प्रायोरिटीज को बताता रहता है। अच्छा, अब बात आती है ग्लोबल साउथ किसको बोलते हैं। जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टुगेदर ग्लोबल साउथ बोलते हैं, है ना। जनरली डेवलपिंग कंट्रीज आपको वर्ल्ड में कहाँ मिलेंगे, नीचे की साइड मिलेंगे, साउथ की साइड। जैसे अफ्रीका हो गया, जैसे साउथ अमेरिका हो गया, पूरा पूरा कंटिनेंट, जैसे इंडिया वगैरह, साउथ एशिया, ये आपको कहाँ मिलेंगे, साउथ रीजन में मिलेंगे। तो इनको क्या बोल देते हैं, ग्लोबल साउथ बोल देते हैं। कंट्रीब्यूशन टू अफ्रीका, मोदी जी मेंशन्ड इंडियाज ऑनगोइंग कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। हमारा बहुत सारा पीस कीपिंग ऑपरेशन चलता रहता है, हम डेवलपमेंट के काम करते रहते हैं ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज में। टेक्नोलॉजी पे मोनोपोली एंड करना बहुत जरूरी है। मोदी कॉल्ड फॉर एंडिंग मोनोपोलीज इन टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एआई। किस फील्ड में टेक्नोलॉजी, किस फील्ड में मोनोपोली एंड करना जरूरी है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, ही एम्फसाइज दैट टेक्नोलॉजी शुड बी यूज क्रिएटिवली टू बिल्ड एन इंक्लूसिव सोसाइटी। टेक्नोलॉजी को यूज करो, क्रिएटिवली यूज करो, इंक्लूसिव सोसाइटी बिल्ड करो। और इंडिया के एफर्ट इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा रहा है। इंडिया के एआई इनिशिएटिव देख लेते हैं, जो आपको जीएस पेपर 3 में डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एआई, इंडिया नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ एआई लाने वाला अमोंग द फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड का, अमोंग द कुछ कंट्रीज में से फर्स्ट है। इंडिया ने क्या लॉन्च किया है इस ईयर, एआई फॉर ऑल, सबके लिए एआई, एमिंग टू प्रमोट कोऑपरेशन अमोंग कंट्रीज। ग्लोबल पार्टनरशिप, एज अ फाउंडिंग मेंबर एंड लीड चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई, इंडिया इज पुशिंग फॉर इंटरनेशनल कोलेबोरेशन। इंडिया किसके लिए पुश कर रहा है,
इंटरनेशनल कोलेबोरेशन के लिए पुश कर रहा है। एआई गवर्नेंस, मोदी जी हाईलाइट कर रहे थे कि एआई में गवर्नेंस, गवर्नेंस, इंटरनेशनली एआई को गवर्न किया जा सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में नेशन वाइज गवर्नेंस तो एक चीज है, इंटरनेशनल गवर्नेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरी सारी कंट्रीज मिलके एक पर्टिकुलर लॉ बनाए, रूल बनाए, रेगुलेशन बनाए और हर कंट्रीज उसको क्या करे, अडॉप्ट करे, हर कंट्रीज उसको क्या करे, फॉलो करे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। फ्यूचर कोऑपरेशन, इंडिया विल कंटिन्यू टू वर्क विथ ऑल कंट्रीज टू इंश्योर एआई इज ट्रांसपेरेंट। एआई के जो यूज है वो ट्रांसपेरेंट रहे, फेयर रहे, सबके लिए सिक्योर रहे, सबके लिए एक्सेसिबल रहे एंड रिस्पॉन्सिबल रहे। ऐसे ही, ऐसे ही आपको कीवर्ड यूज करने हैं जब भी आप मेंस के लिए क्या लिख रहे हो, आंसर्स लिख रहे हो। अब बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी के लिए मोदी जी ने क्या बोला है, बोला कि इंडिया जो काम कर रहा है कि एनर्जी सबके लिए अवेलेबल रहे। ऐसा नहीं है कुछ घरों में लाइट रहे, कुछ घरों में नहीं रहे, सबके लिए एक्सेसिबल रहे, सबके लिए अफोर्डेबल रहे और सबके लिए एक्सेप्टेबल रहे। तो इस एनर्जी डोमेन पे हम काम कर रहे हैं। अगेन ये सारी चीजें क्या है, कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स आपको कहाँ मिलता है, न्यूज़पेपर में भर भर के मिलता है। अगर आप कीवर्ड्स कलेक्ट करते जाते हो, नोट्स बनाते जाते हो, तो आपकी आंसर राइटिंग और ज्यादा इनरिच होते जाती है। और अगर हम एनर्जी पे फोकस करेंगे और खासकर रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो 2070 तक हम नेट जीरो कमिटमेंट, मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं एज अ नेशन, उतना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ट्रीज और बाकी जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब कर ले, वो नेट जीरो एमिशन तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो ये तो बात हो गई G7 की, जिसमें कि क्या क्या मोदी जी ने अपने हिसाब से स्टेप्स लिए वो बताए। अब हम बात करते हैं रिवर डॉल्फिन्स इन पेरिल। डॉल्फिन तो आप समझते हो, रिवर डॉल्फिन जो है पेरिल में है, खतरे में है। ये टॉपिक हमने लिया है आसाम ट्रिब्यून से। देखो कितने अच्छे अच्छे आर्टिकल आते हैं। डेली आपको ये न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट में आपका डायरेक्ट यूज है, और जीएस पेपर 5 जो कि एपीएससी स्पेसिफिक होता है, वहां भी ये डायरेक्ट यूज में लोगे आप। तो बात करते हैं गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन इन आसाम, कुल्सी रिवर। कौन सी रिवर की बात करते हैं, कुल्सी। तो कुल्सी एक हैबिटाट है खासकर रिवर डॉल्फिन्स के लिए, और ये डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड किस चीज से हो रहा है, सैंड माइनिंग। सैंड का माइनिंग किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वहां जाता है, और वहां जो ब्रिजेस हैं वो पुअरली कंस्ट्रक्टेड हैं। तो उसमें क्या हो जाती हैं, जो डॉल्फिन्स हैं, डॉल्फिन्स अटक जाती हैं कई बार। डिस्पाइट बीइंग द स्टेट एक्वेटिक एनिमल, असम का एक्वेटिक एनिमल कौन है, रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन लैक इफेक्टिव प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता, इलीगल हंटिंग भी हो जाता है उनका, और हैबिटाट का फ्रेगमेंटेशन, जिस एरिया, जितना एरिया उनको मिलना चाहिए रहने के लिए, बीच में ऐसा ब्रिज बना दिया कि उनका हैबिटाट क्या हो गया, फ्रेगमेंटेड हो गया। हैबिटाट का डिग्रेडेशन क्या हो रहा है, सैंड माइनिंग से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से, पुअरली कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस से। वंस अ पॉपुलर स्पॉट फॉर डॉल्फिन साइटिंग्स, द रिवर नाउ सी रेयर साइटिंग ऑफ दिस एक्वेटिक एनिमल। किस रिवर की बात हो रही है, कुल्सी। कुल्सी रिवर के बारे में भी आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। कुल्सी रिवर, a tributary of Brahmaputra river in Assam, originates in West Khasi Hills of Meghalaya। उसको वहां पे क्या बोलते हैं, खीर रिवर बोलता है। कुल्सी के बारे में जान लो। मेघालय में ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर फ्लो करता है और फिर असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है, जिस जहां उसको कुल्सी बोला जाता है। द रिवर मीट्स द ब्रह्मपुत्रा एट नागरबरा इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट इन असम। तो वहां जाके वो कहाँ मिल जाता है, ब्रह्मपुत्रा में। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, Kulsi's importance as a dolphin habitat is critical as these dolphins are rapidly disappearing। ये dolphins क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे disappear हो रहे हैं, खत्म होते जाते हैं। Their population once abundant in the Brahmaputra has plummeted to around 200। अब इनका population कम होकर कितना रह गया है, around 200 ही रह गया है। Threats for survival, survival के लिए के रिगार्डिंग बहुत सारा थ्रेट है। क्या है, हैबिटाट डिग्रेडेशन, इलीगल हंटिंग तो हमने पढ़ ही लिया। इलीगल हंटिंग उनका किसके लिए होता है, डॉल्फिन ऑयल के लिए होता है, डॉल्फिन मीट के लिए होता है। ब्रह्मपुत्रा, सुबानसिरी, कुल्सी, कल्दिया, पोमरा रिवर्स आर अमंग द फ्यू रिमेनिंग हैबिटाट फॉर दीज डॉल्फिन्स। इनके लिए कुछ ही हैबिटाट बचे हुए हैं, है ना। तो अराउंड 30 डॉल्फिन्स आर थ्रेटन्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट सैंड माइनिंग। 30 जो डॉल्फिन है वो थ्रेटन्ड है इनडिस्क्रिमिनेट सैंड माइनिंग से, अनरेगुलेटेड ब्रीज कंस्ट्रक्शन से एंड इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन से। एक्सीडेंटल गिल नेट इंटेंगलमेंट, मतलब उनका जो गिल है, ये नेट में क्या हो जाता है, इंटेंगल हो जाता है, फंस जाता है। ओवर फिशिंग से भी इनका प्रॉब्लम होता है।
कल्चरल एंड मेडिसिनल बिलीव भी है कि डॉल्फिन का ऑयल जो है वो हेल्दी होता है, उसको बहुत सारा डिजीज ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है, इसलिए इलीगल हंटिंग भी इसका काफी होता है। कंजर्वेशन ग्रुप एंड द गवर्नमेंट नीड टू लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करना पड़ेगा टू एजुकेट दिस कम्युनिटीज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग रिवर डॉल्फिन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो भी चीजें दे रखी हैं। इंडेंजर्ड, ईएन फॉर क्या होता है? इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड इसका आईयूसीएन स्टेटस है। गुवाहाटी इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव सिटी एनिमल डिक्लेयर्स गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। सिटी एनिमल भी यहाँ पे किया गया है रिवर डॉल्फिन, और इसका एज अ मैस्कॉट यूज किया जाता है। द गंगेज रिवर डॉल्फिन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट्स नेशनल एक्वेटिक एनिमल। गंगा का जो रिवर डॉल्फिन है उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, इसको हम लोग सूसू के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते रहते हैं। प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? डॉल्फिन का हॉट स्पॉट बनाओ, उस हॉट स्पॉट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है। सैंड माइनिंग को बहुत ज्यादा क्या करो? मैनेज करो, प्रॉपर मैनेजमेंट करो। रिवर डेप्थ मेंटेन होना चाहिए, वाटर फ्लो मेंटेन होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को, असम स्टेट गवर्नमेंट को डेवलप करना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव कंजर्वेशन प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव कंजर्वेशन प्लान, अगेन फिर से पढ़ो, कॉम्प्रिहेंसिव कंजर्वेशन प्लान, है ना? ये क्योंकि ये कीवर्ड है, ये किसी भी एनिमल के लिए काम में आ सकता है। आप खुद से भी ऐसी चीजें सोच सकते हो। इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट एंड लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज को हमेशा इंक्लूड करना चाहिए। सिंपली डेजिग्नेटिंग द डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल इज इनसफिशिएंट। अगर हम डॉल्फिन को डेजिग्नेट करते हैं एक स्टेट एक्वेटिक एनिमल की तरह, तो वो क्या हो जाएगा? इनसफिशिएंट हो जाएगा। विदाउट कंक्रीट एक्शन टू सेफगार्ड देयर हैबिटेट एंड फ्यूचर, बिना कोई कंक्रीट एक्शन लिए जिससे उसका हैबिटेट को फ्यूचर में क्या किया जाए? सेफगार्ड किया जा सके। फोर्थ बात करते हैं, मल्टीपल डायमेंशन ऑफ बराक वैली। बराक वैली के बहुत सारे क्या है? डायमेंशंस। ये कहाँ पे यूज किया जा सकता है? जीएस पेपर 5 में तो इसका डायरेक्ट यूज है, जो कि एपीएससी स्पेसिफिक है, और जीएस पेपर 3 में जब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी वाला, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो टॉपिक है वहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो कंटेक्स्ट क्या है बराक वैली के बारे में आज हम बात करेंगे। बराक वैली कैसे एक सिग्निफिकेंट ट्रांजिट हब बन सकता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स के लिए और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। बराक वैली का है, बराक वैली जो है वो मणिपुर, है ना, यहाँ बांग्लादेश और त्रिपुरा, इन सब रीजन्स को रिलेटेड जो है, इसके आसपास जो है वो क्या बनता है? बराक वैली बनता है। मेघालय से भी क्या है? ये क्लोज है। बांग्लादेश से भी क्या है? क्लोज है। मणिपुर से भी क्लोज है। मिजोरम से भी क्लोज है। त्रिपुरा से भी क्लोज है। तो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? बराक वैली। बराक वैली में क्या आता है? कचर, करीमगंज और हैलाकांडी जैसे एरियाज जो है बराक वैली के अंदर आते हैं। बराक वैली का जो टोटल एरिया है वो कितना है? 6500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, और बॉर्डर्ड बाय हिल्स ऑफ मेघालय। हिल्स ऑफ मेघालय इसके आसपास है, हिल्स ऑफ दिमा हसाओ, मणिपुर एंड मिजोरम। स्ट्रैटेजिक बॉर्डर कहाँ है? वेस्टर्न बॉर्डर बांग्लादेश का सिलहट रीजन इसके पास में है। सदर्न, साउथ ईस्टर्न, ईस्टर्न बॉर्डर जो है त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर आ जाता है। तो ये तो हो गया इसकी ज्योग्राफी कि बराक वैली है कहाँ। बराक वैली बोलते किसको है? बराक वैली कैन कम एज अ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स, है ना, बोथ इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एंड आल्सो इन द एपीएससी प्रीलिम्स। यूपीएससी, ध्यान से सुनना, यूपीएससी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है नॉर्थ ईस्ट के ज्योग्राफी में, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी जैसे बराक वैली और बाकी दिमा हसाओ और बाकी जितने भी, अगर हम जो भी ज्योग्राफिकल रीजन्स पढ़ते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी चैलेंज है वो एक बहुत मेजर चैलेंज माना जाता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये एरिया बेयरली फंक्शनल है, ये एरिया फंक्शनल हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे इनकम्प्लीट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जैसे बलसरा हंगजाओ रीजन जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, वहां पे इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीशन है। लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पुअर है, रोड वगैरह की बात करें या फिर रेलवे लाइन भी इतना अच्छे से मेंटेन नहीं है। इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड चैलेंजेस, ह्यूमन कैपिटल, अर्बन एरियाज इन द वैली स्कोर वेल अबव द नेशनल लिटरेसी रेट, पुअर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिजल्ट इन ब्रेन ड्रेन एंड इमिग्रेशन ऑफ द वर्कफोर्स। अब यहाँ पे लिटरेसी रेट इंडिया का जो नेशनल एवरेज है उससे क्या है? ऊपर है। अब ऊपर है तो क्या होगा? अगर यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही नहीं होंगी तो यहाँ से एरिया लोगों का क्या होगा? ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो जाएगा, लोग वहां से जाने लगेंगे।
और क्या जियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है? पोटेंशियल फॉर इंटरकनेक्टिंग ट्रांस बाउंड्री ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क विद म्यांमार एंड बांग्लादेश थ्रू सदर्न असम। सदर्न असम से इसको कनेक्ट किया जा सकता है, इसको इंटरकनेक्शन किया जा सकता है। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंकेज, प्री इंडिपेंडेंस कनेक्शन, हिस्टोरिकली कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू सिलहट रीजन ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल। हिस्टोरिकली क्या है, कनेक्टेड है रेस्ट ऑफ इंडिया से, कहाँ से? सिलहट रीजन ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल से। यहाँ पे बांग्लादेश के साथ या सिलहट डिवीजन के साथ इसके काफी ज्यादा कल्चरल टाइज हैं, हिस्टोरिकल टाइज हैं और ज्योग्राफिकल टाइज है। शेयर्ड कल्चर है, शेयर्ड हिस्ट्री है बांग्लादेश के सिलहट रीजन के साथ, है ना? तो ये आपका हो गया हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंकेजेस। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस है उसको दूर किया जाना चाहिए। अगर वो दूर होगा तो ही वहां का इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक किया जा सकता है। अनलॉक मतलब मान लो इकोनॉमिक पोटेंशियल पे ताला लगा है, लॉक है, लॉक को अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। ज्योग्राफिकल कंटिन्यूम एंड ट्रांस बाउंड्री कनेक्टिविटी, बराक रिवर नेटवर्क, द प्लेन linked by the Barak River network create a smooth geographical continuum between the valley and Sylhet। वैली और सिलहट के बीच क्या है? स्मूथ geographical continuum है। The terrain is conducive to trans boundary connectivity। ट्रेन जो है, टेरेन वो ट्रांस बाउंड्री मतलब एक से दूसरी जगह के ट्रांस बाउंड्री के लिए क्या है, बहुत ज्यादा कंड्यूसिव है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पोटेंशियल बेनिफिट, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव एंड द इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड सपोर्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर कनेक्टिविटी। तो इनलैंड वाटर को वहां पे सपोर्ट किया जाना चाहिए, इंडो और बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश का जो प्रोटोकॉल है इनलैंड वाटर ट्रांजिट मतलब कि रिवर है, रिवर के थ्रू हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? ट्रांजिट कर सकते हैं, रास्ता ले सकते हैं। आशुगंज करीमगंज जो एरिया है रिवर रूट कैन फैसिलिटेट इजियर एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। वहां से इंटरनेशनल मार्केट, बांग्लादेश का मार्केट इजिली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और इंडियन पोर्ट ऑफ कोलकाता वगैरह तक भी पहुंच सकते हैं अगर हम चिटगांव पोर्ट का रास्ता ले, है ना? इनहेंसिंग करीमगंज रिवर पोर्ट, करीमगंज रिवर पोर्ट को और ज्यादा इनहेंस करने की जरूरत है। उससे क्या होगा, उससे जो नेबरिंग स्टेट है मणिपुर मिजोरम उनसे और ज्यादा, उनको और ज्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जब रिवर पोर्ट को यूज करोगे तो रिवर पोर्ट को कैसे यूज करोगे? ड्रेजिंग कैपेबिलिटीज बढ़ा के। ड्रेजिंग कैपेबिलिटीज का मतलब क्या है? नीचे जो भी मिट्टियां है उसको ड्रेस करके, रिवर बैंक को अच्छे से सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करके, कम्युनिटीज जो है, इंसान जो आसपास रहते हैं उनको एंगेज करके ये काम किया जा सकता है। इससे क्या होगा? लॉजिस्टिकल बेनिफिट होगा, बल्क में ट्रांसपोर्टेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जैसे मान लो लैंडस्लाइड कभी हो जाता है इस रास्ते में, लैंडस्लाइड हो जाने के बाद से पूरा कनेक्टिविटी बंद हो जाता है। कनेक्टिविटी बंद हो जाता है, सप्लाई चेन इश्यूज आने लगते हैं। अगर हम रिवर जो रूट है उसको एक्टिव रखते हैं तो ऐसा इशू नहीं आएगा। सीमलेस कनेक्शन मिलेगा। कैसा कनेक्शन मिलेगा? सीमलेस टू नोड्स लाइक करीमगंज पोर्ट, बदरपुर रेलवे जंक्शन एंड पोटेंशियली एन एक्सपेंडेड सिलचर एयरपोर्ट आर वाइटल टू ओवरकमिंग लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। तो ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो, कंकरेंट एनहेंसमेंट, इंप्रूविंग रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपेंडिंग रिवराइन पोर्ट कैपेसिटी मस्ट बी डन। essentials to insulate transportation network from landslide threat during the monsoon। मॉनसून के टाइम पे क्या होना चाहिए? जो लैंडस्लाइड थ्रेट है उससे कम करना चाहिए। बायलेटरल एक्सप्रेसवे फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी स्टडी नीडेड फॉर ए बायलेटरल एक्सप्रेसवे। बायलेटरल एक्सप्रेसवे के लिए फिजिबिलिटी का फिजिबिलिटी देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश जो है ना, यहाँ से बराक वैली से लेकर बांग्लादेश तक क्या हम लोग क्या बना सकते हैं? एक बाइलेटरल एक्सप्रेसवे बना सकते हैं क्या, जो बाद में जाके कहाँ कनेक्ट कर दे? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश और बांग्लादेश से बराक वैली, यहाँ से डायरेक्टली एक हाईवे निकाला जा सकता है। फ्यूचर में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, कालादान आपको पता है ना, कालादान कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है? कालादान कनेक्ट करता है कोलकाता से लेकर के और फिर म्यांमार को कनेक्ट करता है और फिर वहां से लेकर के नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट करता है। म्यांमार में कौन सा पोर्ट है? सिटवे पोर्ट। तो कालादान पोर्ट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि बराक वैली किससे कनेक्ट हो जाए? बराक वैली कनेक्ट हो जाए आपका कोलकाता से और रेस्ट ऑफ इंडिया से इजिली कनेक्ट हो जाए। पॉलिसी एंड इकोनॉमिक वाइबिलिटी, पॉलिसीज में हार्मोनाइजेशन चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसा पॉलिसी, एक क्लियर पॉलिसी बनाना चाहिए जिसमें कि सारे प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है कि बराक वैली का जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक कैसे करें, बराक वैली का जो कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी को सीम लाइन कैसे बनाया जाए।
अगर ये सारे प्रोजेक्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इस रीजन के लिए बहुत इम्पैक्टफुल होगा और पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी काफी इम्पैक्टफुल होगा। हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द डे की तरफ। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी हैज अ बेनिफिशियल ओनरशिप हर्डल। अब ये बेनिफिशियल ओनरशिप हर्डल किसके बारे में बात करता है, कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं? जीएस पेपर 3 ये यूज हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। जीएस पेपर 2 जो गवर्नेंस का पार्ट है और जीएस पेपर 3 जो इंडियन इकोनॉमी है वहां पे ये टॉपिक यूज हो सकता है। इस टॉपिक में किसकी बात करी गई है? इस टॉपिक में बात की गई है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा। फेमा नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल ऑफ 2019 की यहाँ पे बात करी गई है। फेमा की बात करी गई है। फेमा की क्या बात हुई है यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। कंटेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को बनना है ना? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन बनने के लिए क्या चाहिए? 5 ट्रिलियन बनने के लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना। बट इन्वेस्टमेंट के लिए हमने क्या कर रखा है? ओवर रेगुलेशन कर रखा है, बॉटल नेक क्रिएट कर रखे हैं। वो बॉटल नेक क्या क्या है उसको हम लोग इसमें समझेंगे। अगर बॉटल नेक होगा, बहुत ज्यादा रेगुलेशन होगा, कॉम्प्लेक्सिटीज होगा, तो बाहर से कोई क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा? पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स में क्यों करना चाहेगा? छोटे एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस में क्यों करना चाहेगा? तो इन सब को दूर करना है। देखो, फॉरेन से रेगुलेशन के लिए, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक्ट है वो क्या है? इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल वो 2020 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसमें से प्रेस नोट 3 आया। प्रेस नोट 3 ऑफ 2020, जिसको हम PN3 के नाम से इस टॉपिक में आगे बढ़ाएंगे। अब इसने बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल हर्डल क्रिएट कर दिया। अब ध्यान से सुनना क्या था। देखो, कोविड 19 का टाइम चल रहा था, है ना? ईयर ईयर चल रहा था 2020। 2020 में कोविड की वजह से तो इकोनॉमिक क्राइसिस थी ही। कोविड की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस थी और कोविड के अलावा क्या था? चाइना से भी हमारा बॉर्डर पे क्राइसिस चल रहा था। अब कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनियां अचानक से डिक्रीज करने लगी, उनका ग्रोथ रेट छोड़ो, वो उसमें रिसेशन जैसी सिचुएशन आने लग गई थी। अब ऐसे में अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन काफी कम हो जाता है तो बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करके उस कंपनी को खरीद सकता है। वो कंपनी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? वल्नरेबल हो जाएगी। ऐसे में चाइना और चाइनीज कंपनी जो है, या चाइनीज लोग जो है, चाइनीज गवर्नमेंट जो है, इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करवा सकती है या कर सकती है, और जिससे ये इंपॉर्टेंट कंपनीज पे, जो इंडियन कंपनीज हैं या इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है, उन पे चाइनीज कंट्रोल हो जाएगा। इनफैक्ट अदर कंट्रीज का भी कंट्रोल हो जाएगा। इसको कम करने के लिए एक रूल लाया गया। रूल क्या लाया गया? एनी इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसी भी इंडियन कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, और जो ओरिजिनेट हो रहा हो बॉर्डर कंट्री से, बॉर्डर कंट्री मतलब चाइना से, बॉर्डर कंट्री मतलब पाकिस्तान से, बॉर्डर कंट्री मतलब नेपाल से, बॉर्डर कंट्री मतलब बांग्लादेश से, इन सब कंट्रीज से जो निकल रहा होगा, और या तो उसमें से बेनिफिशियल ओनर इन सब कंट्रीज का होगा। मान लो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई यूएस का कंपनी करना चाह रहा है, बट उसका मेन बेनिफिशियरी जो है कोई चाइना का पर्सन होगा, जिसका यूएस की उस कंपनी में हैवी इन्वेस्टमेंट है। तो वहां पे क्या नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा इन्वेस्टमेंट से पहले। मतलब गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो ये तो कब तब किया गया था? कोविड 19 के टाइम पे किया गया था। इससे अभी काफी अनसर्टेनिटी आई हुई है। खासकर जो बेनिफिशियल ओनर का जो क्लॉज है, उस बेनिफिशियल ओनर के क्लॉज से काफी प्रॉब्लम आया हुआ है। वो बेनिफिशियल ओनर का कोई डेफिनेशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, उससे क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और इससे रेगुलेशन के इन्फोर्समेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए क्या इम्प्लीकेशन है? द स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हैज रेज्ड कंसर्न अमंग फॉरेन इन्वेस्टर impacting their willingness to impact in Indian enterprises. इंडियन एंटरप्राइजेस में उनका इन्वेस्ट करने का विलिंगनेस कम दिखाई दे रहा है। द एम्बिग्विटी सराउंडिंग बेनिफिशियल ओनरशिप थ्रेशोल्ड फर्दर कॉम्प्लिकेट्स मैटर। जो है बेनिफिशियल ओनरशिप को सराउंड करने वाली जो एम्बिग्विटी है, उस मैटर को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करती है, पोटेंशियल इन्वेस्टर को क्या करती है? डिटर करती है। बात करते हैं नेविगेटिंग रेगुलेटरी चैलेंजेस इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस। चैलेंजेस फेस्ड बाय FOCCs, फॉरेन ओन्ड और कंट्रोल कंपनीज। क्या क्या चैलेंजेस है? आरबीआई स्क्रूटनी एंड इंटरप्रिटेशन, आरबीआई का स्क्रूटनी और इंटरप्रिटेशन। FOCC हैव फेस्ड इंक्रीज्ड स्क्रूटनी फ्रॉम द आरबीआई। तो ये फॉरेन ओन्ड एंड कंट्रोल कंपनी जो है, इस पे आरबीआई ने भी अपना स्क्रूटनी बढ़ा दिया है,
इससे भी रेगुलेटरी कंप्लायंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। रेगुलेटरी जो लैंडस्केप है इंडिया में बार बार चेंज हो रहा है, तो बाहर से जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको समझ ही नहीं आएगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो प्रॉब्लम फेस करने लग जाएंगे। और जो भी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ आ रहा है तो उसका रिजेक्शन रेट हाई है और डिले भी काफी हाई हो रहा है। फॉरेन ओन और कंट्रोल कंपनीज के लिए यही काम हो रहा है। अब लीगल एंड फाइनेंशियल रिस्क काफी ज्यादा हो रहा है। मान लो अगर कोई कंपनी जो है, कोई इंडियन कंपनीज, वो ऐसे किसी फॉरेन कंपनी से या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से इन्वेस्टमेंट ले लेती है जिससे शायद उसे नहीं लेना चाहिए था, उस पर काफी हैवी फाइन लगाना चाहिए। मतलब मान लो कोई इंडियन कंपनी है ए, चाइना के किसी पर्सन से नोइंगली अननोइंगली, नोइंगली तो वो नहीं लेगा बट अननोइंगली मान लो एक कंपनी भी इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी भी सिंगापुर की है, वो कर रही है, बट कंपनी बी में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक हेवी चाइनीज पर्सन का है, वो कंपनी ए को पता नहीं है ना। तो अगर नहीं भी पता है और ये इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट मान लो $1 बिलियन का हो गया है ना, तो फाइन अप टू $3 बिलियन का भी लगाया जा सकता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। स्टार्टअप्स को इनफैक्ट इंसॉल्वेंसीज के लिए भेजा जा सकता है। तो ये सब बर्डन है, इसकी वजह से फाइनेंशियल रिस्क की वजह से, लीगल रिस्क की वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गया है। प्रपोज सॉल्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन चाहिए, सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जैसे कि बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या, बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या, जो 10% होल्ड करता है, जो 24% 25% होल्ड करता है, वो बेनिफिशियल ओनर बताना पड़ेगा। मतलब अगर कोई कंपनी ए है इंडिया में और ए कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान लो कोई कंपनी बी सिंगापुर से इन्वेस्ट कर रही है, उसमें एक पर्सन सी जो चाइना से है उनका इन्वेस्टमेंट है, उनका इन्वेस्टमेंट 8% कंपनी बी में है, वो ए में इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो क्या ये बेनिफिशियल ओनर कहलाएंगे? उसके लिए एक टेलर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए। टेलर्ड मतलब हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे टेलीकॉम सेक्टर के लिए अलग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग हो जाता है। मान लो कोई टेक्सटाइल सेक्टर कपड़े बना रही है, अब कपड़े बना रही है उसमें 40% चाइना वाले ही स्टेक ले जा रहे हैं, तो क्या ही दिक्कत आएगा, कपड़े ही तो है। बट टेलीकॉम सेक्टर जो है क्रिटिकल हो जाएगा। स्पेसिफाई कंट्रोल कन्फरिंग राइट्स बियॉन्ड मुयर ओनरशिप, ओनरशिप के अलावा और भी राइट्स होते हैं जैसे वीटो पावर, डिसीजन मेकिंग, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा। इन सब के बेसिस पे हम बेनिफिशियल ओनर्स को डिफाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। अभी जो क्लॉजेज हैं बस उसमें बेनिफिशियल ओनर लिख के छोड़ दिया गया है। कंसल्टेटिव मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है ना। जो भी कंप्लायंस का ऑब्लिगेशन है उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो जाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा। अब डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करके टॉपिक्स हैं GS3 में, इंडियन इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे ये आपको यूज में आएगा। आई होप टॉपिक्स आपको मोर और लेस सारे समझ में आए होंगे। थैंक यू। जय हिंद।